जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी, और समझेंगे कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, सांख्यिकी का कार्य क्या है, इन सब पहलुओं को समझेंगे। और इन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सांख्यिकी की पृष्ठभूमि क्या है। तो हम लोग सांख्यिकी का इतिहास अगर देखेंगे तो काफ़ी पुराना है, और उतना ही पुराना है जितना कि मानव की सभ्यता पुरानी है, उसकी संस्कृति पुरानी है, ठीक उतना ही पुराना कहीं ना कहीं सांख्यिकी भी माना जाता है। और आधुनिक या कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सांख्यिकी की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और सांख्यिकी भी एक विज्ञान के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है। इसीलिए एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, चाणक्य हैं जिन्होंने सांख्यिकी का जिक्र अपने एक ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सांख्यिकी जो है किसी राजा के शासनकाल की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो अन्य सामग्रियां हैं, जिसमें कह सकते हैं कि बहुमूल्य आभूषण हैं और सैनिक हैं, उन सब का कहीं ना कहीं लेखा जोखा रखा जाता है, वो सांख्यिकी के माध्यम से ही रखा जाता है। अगर एक राजा को, शासक को अपने इन सारे गतिविधियों का अगर जानकारी नहीं होगा तो उन्हें अपने राज्य के नागरिकों को कौन सी पीड़ा है, कौन सा दुख है, इसका आभास भी नहीं हो सकता। इसलिए सांख्यिकी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की सहायता से हम अपने राज्य को वो सारे सुख सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं चाणक्य महोदय का कहना है। आज वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो सांख्यिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर करके सामने आया है, जिसका अन्य विषयों के साथ भी काफ़ी सहसंबंध पाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो सांख्यिकी विषय का गणित के साथ सहसंबंध है, सांख्यिकी का भौतिक विज्ञान के साथ सहसंबंध है, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र के साथ बहुत बड़ा संबंध है, सांख्यिकी का इतिहास के साथ, भूगोल के साथ, समाजशास्त्र के साथ, गृह विज्ञान के साथ, तो अन्य विषयों के साथ भी कहीं ना कहीं सांख्यिकी का बहुत बड़ा, एक वाणिज्य अगर देखा जाए तो उसमें भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल समझ में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसलिए सांख्यिकी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आज वर्तमान समय में अगर देख पा रहे हों तो सांख्यिकी का हर एक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। तो अब समझेंगे कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक, तो सामान्य रूप में सांख्यिकी शब्द जो है वो लैटिन भाषा का या लैटिन शब्द का स्टेटस से उद्भूत किया गया है, मतलब या कह सकते हैं कि इसका उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ राजनीतिक राज्य से लगाया जाता है। परंतु कुछ व्यक्ति सांख्यिकी शब्द का उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स तथा फ्रेंच भाषा के स्टैटिस्टिक से मानते हैं, परंतु इन सभी शब्दों का तात्पर्य राजनीतिक राज्य अथवा एक स्वतंत्र राष्ट्र से लगाया जाता है। इन सभी शब्दों का, चाहे वो लैटिन शब्द हो, चाहे वो जर्मन शब्द हो, चाहे वो फ्रेंच शब्द हो, इन सभी शब्दों का जो आशय या अर्थ निकल के आता है वो निकल के आता है राजनीतिक राज्य या एक स्वतंत्र राष्ट्र से लगाया जाता है, जिसमें एक राजा अपने
राज्य के शासन प्रणालियों की तमाम जो गतिविधियां होती हैं उनकी पूरी की पूरी जानकारी वो लेता है। ठीक है, ये तो था इसका अर्थ। लेकिन एक लाइन में और समझते हैं कि सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है। तो प्राचीन काल में सांख्यिकी का जो कार्य आधारित तौर पर राजाओं के लिए जो सूचनाएं एकत्र करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए किया जाता था, उसी को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। क्योंकि बहुत पहले समय में, जैसे मैंने कहा ना कि प्राचीन समय की जो ये सांख्यिकी शब्द है, तो उस समय में राजा क्या करते थे, सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए या फिर नए नए आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। जैसे इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी राज्य में अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो राजा ये पहले पता करेगा संख्याओं के माध्यम से या आंकड़ों के माध्यम से कि हमारे राज्य में कितने ऐसे सैनिक हैं जो युद्ध करने योग्य हैं, प्रशिक्षण युक्त हैं, जो तीर चला सकते हों, भाला चला सकते हों, तलवार चला सकते हों ना। फिर हमारे पास कितनी खाद्य वस्तुएं हैं जो इन सैनिकों को युद्ध करने के लिए 6 महीना, 2 महीना, साल भर दे सकते हों। तो ऐसी क्या खाद्य सामग्री हमारे पास है कि नहीं है। हमारे राज्य में आभूषण, सोने, चांदी, सिक्के, जवाहरात कितने मात्रा में हैं, ये आंकड़ों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से ही एकत्रित किए जाते हैं। अगर युद्ध हुआ भी तो युद्ध में कितने सैनिक घायल हुए, कितने ठीक हैं, तो कल कितने सैनिक युद्ध में या युद्ध स्थल में लड़ने के लिए तैयार हैं, उसका भी डाटा या सूचना हमारे पास होना चाहिए। तो सांख्यिकी के माध्यम से ही कहीं ना कहीं निकाला जाता था। तो प्राचीन समय में स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए आप देखे होंगे तो लेखाकार रखे जाते थे और वो पूरा का पूरा विवरण राजाओं के सामने प्रस्तुत किया करते थे। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखते हैं कि सांख्यिकी का परिभाषा क्या होता है। तो एक बावले महोदय हैं जिन्होंने सांख्यिकी की कई परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें से मुख्यतः कुछ परिभाषाएं हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है, गणना का एक विज्ञान है। अब देखिए, गणना करने के लिए भी एक तरीका होना चाहिए, तौर तरीका होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, है कि नहीं। तो कह रहा है कि सांख्यिकी गणना करने का एक विज्ञान है। ठीक है, बावले महोदय कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। उचित रूप से क्या कहा जाता है, माध्यों का विज्ञान माना जाता है सांख्यिकी को। सांख्यिकी, तीसरी परिभाषा है, सांख्यिकी सामाजिक अवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका मापन करने का विज्ञान है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में मापन करने का एक क्या है, विज्ञान है। मापन भी क्या होता है, एक स्वीकृत पैमाने या नियम के आधार पर मापन किए जाते हैं ना। तो ये मापन करने का क्या है, एक विज्ञान है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपको बुखार है और बुखार का मापन कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक थर्मामीटर बनाया गया है और थर्मामीटर की सहायता से ही बुखार को नापा जा सकता है, जो एक स्वीकृत पैमाना है। तो इसी तरीके से सांख्यिकी में भी गणना करने के लिए क्या किया गया है, मापन करने के या करने का विज्ञान होता है। तो एक स्वीकृत तरीका बनाया गया है सांख्यिकी का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आप लोगों के सामने सांख्यिकी के कुछ अर्थ और परिभाषाएं। इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के कार्य क्या होते हैं। तो सांख्यिकी का जो पहला कार्य होता है, संकलन, आंकड़ों के संकलन तथा सरलीकृत या सरलीकरण में कार्य करना।
तो जब भी कोई व्यक्ति अनुसंधान कार्य करता है तो अनुसंधान कार्य करने का जो तात्पर्य होता है उसमें डाटा कलेक्शन या सम्यकों का एकत्रीकरण करना होता है। और ये एकत्रीकरण करने के लिए हम विभिन्न विधियों का सहायता लेते हैं, जैसे सांख्यिकी ही विधियों की सहायता लेते हैं। जैसे कह सकते हैं कि साक्षात्कार के द्वारा हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि के द्वारा हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, या कोई अनुसूची बना करके हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, या अवलोकन करके या निरीक्षण करके हम ये सारी चीज़ें डाटा का कलेक्शन करते हैं। तब जा करके उस आंकड़ों को एकत्र कर पाते हैं और एकत्र करके उनको सरल करने का जो कार्य होता है उस सांख्यिकी का कार्य होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद है आंकड़ों के व्यवस्थापन में कार्य। तो देखिए आंकड़े जो आपको मिलते हैं, जैसे प्राथमिक रिसोर्सेज से मिले या फिर सेकेंडरी रिसोर्सेज से आपको आंकड़े मिले, तो उन आंकड़ों को जब आपके पास मिलता है ना, तो एक तो कह सकते हैं कि जो आंकड़े मिलते हैं वो अव्यवस्थित रूप में होते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको व्यवस्थापन करना है, व्यवस्थित करना है। अब अव्यवस्थित आंकड़े हैं तो पहले व्यवस्थित करने के लिए उनको क्या करेंगे, या तो फिर आप उसको असेंडिंग आर्डर में व्यवस्थित करिए या फिर आप डिसेंडिंग आर्डर में आरोही या अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करना होगा। अब उसके पश्चात ये जब व्यवस्थित कर लिए हैं या रख लिए हैं, तब और भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसमें उसको क्लास इंटरवल के रूप में भी क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी का निर्माण आप कर सकते हैं। तब जाकर के ये डाटा का व्यवस्थीकरण होता है, ठीक है। तो आंकड़ों का व्यवस्थापन के लिए भी सांख्यिकी का ही प्रयोग किया जाता है। तथ्यों की तुलना में भी कार्य, तो जैसे आप देखेंगे कि आपके पास मान लीजिए दो तथ्य हैं या कोई दो देश है, दो देशों में ही मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, तो उन क्रिकेटों का आप देखेंगे तो एक डाटा के आधार पर या आंकड़ों के आधार पर ही हम तुलना करते हैं कि किस ओवर में कितना रन बना या किस ओवर में कितने विकेट गिरे। हम ग्राफ के माध्यम से ही जो आंकड़े हैं उन्हीं का ग्राफ तैयार करते हैं और ग्राफ के माध्यम से ही क्या करते हैं, तुलना कर पाते हैं दोनों देशों के खेल का। इसी तरीके से व्यापार का हो सकता है, कृषि का हो सकता है, आर्थिक जितनी भी चीज़ें हैं लगभग हर क्षेत्रों में, या कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये तुलनात्मक कार्य किया जा सकता है। किसके आधार पर, इसी आंकड़ों के आधार पर, ठीक। उसके बाद है अनुसंधान परिकल्पनाओं के परीक्षण में कार्य ये करता है। तो देखिए जब अनुसंधान कोई भी समस्या लेकर के समस्या का समाधान किया जाता है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए एक हम पूर्व में क्या करते हैं, एक संभावित उत्तर जो निकालने का प्रयास करते हैं या संभावित उत्तर जो देते हैं वो उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो उस हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। अब वो परीक्षण टी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, काई स्क्वायर के द्वारा किया जाता है, एनोवा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जेड स्कोर के द्वारा किया जाता है, कोरिलेशन भी निकाल करके किया जाता है। तो ऐसे परीक्षण किए जाते हैं और इस हाइपोथेसिस को उस पर चेक किए जाते हैं कि कहाँ तक उसकी सत्यता सिद्ध हो रही है और कहाँ तक असत्यता हो रही है। तो अगर वो सेलेक्ट है तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको भी आप देखेंगे तो हाइपोथेसिस को 0.05 में या फिर 0.1 पर उसको सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस को भी हम क्या करते हैं, जो हमने बनाया तो उसके पश्चात उसको टेस्टिंग किया जाता है। जैसे टी टेस्ट पे ही किया जा रहा है तो उसको टेस्ट किया जाएगा, उस आंकड़े को टेस्ट पे अगर सेलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब सत्य है और नहीं सेलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब रिजेक्ट है। तो ये बातें भी हम अनुसंधान में करते हैं, परीक्षण भी कार्य करते हैं। उसके बाद है नीति निर्धारण एवं निर्णय में कार्य के लिए भी सहायक होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आंकड़ों का जब हम संकलन करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक उसका डिज़ाइन बनाते हैं, निर्धारण करते हैं और उसके पश्चात ही हम जाकर के कहीं ना कहीं एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। वो सारी चीज़ें निर्णय हम कब पहुंचते हैं या निष्कर्ष पे कब पहुंचते हैं, उसी
सांख्यिकी के आधार पर, उसी डाटा के आधार पर। जैसे हम कह रहे हैं ना कि आप कोई एक समस्या लीजिए, समस्या का जब समाधान करते हैं तो आप रिसर्च करने के पूर्व क्या स्थिति थी और रिसर्च करने के पश्चात क्या स्थिति है, तो दोनों में जब आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करने के पश्चात आप कहाँ पहुँचते हैं, निर्णय पे पहुँचते हैं। तब जाकर के ये निर्णय करने का कार्य कर पाते हैं। वो कार्य कब हो पाएगा, जब सांख्यिकी का आंकड़ा एक मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि मान लीजिए बच्चों में हस्तलेखन से संबंधित त्रुटि का आप अध्ययन कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के बच्चे हैं। तो अब कक्षा 8 के बच्चों पे जा कर के आप क्या करेंगे, विधि एक अपनाएंगे जो इसके पहले कह रहा है। तो विधि अपना लिए कि मान लीजिए हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कार्य कर रहे हैं या फिर उनका उत्तर पुस्तिका देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है कि उनमें कहीं ना कहीं ये हस्तलेखन जैसी दोष पाई जा रही हैं, लिखने में अशुद्धियाँ पाई जा रही हैं। उसके लिए मैंने हाइपोथेसिस का निर्माण किया, यहाँ परिकल्पना का निर्माण किया कि अगर उनका मान लीजिए हमने देखा कि निरीक्षण के दौरान ये पाया कि बच्चे पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका हस्तलेखन खराब है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठने का सीट है जिस पे 5 बच्चे बैठ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं, तो उनका हस्तलेखन खराब हो जाता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है, जिसकी वजह से अनाप शनाप लिखते हैं। या हो सकता है कि व्याकरण अशुद्धि है, उनको लिखने नहीं आता हो, जिसकी वजह से अशुद्धियाँ हैं। तो ये बहुत सारे कारण मिल के आए। अब आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कारण के आधार पर कि मान लीजिए बैठने का उचित साधन दे दिया जाए तो सुधार हो जाएगा। अगर तेज आवाज़ में बोला जाए तो बच्चों को ध्यानपूर्वक सुन करके लिख सकते हैं। और लिखने में अशुद्धि है तो व्याकरण का अलग से क्लास चलाया जाए तो सुधार हो सकता है, ठीक है। जो लेखनी है वो सही ढंग से अगर पकड़ाई जाए तो सुधार हो सकता है। तो इस तरीके से हमने हाइपोथेसिस बना लिया। अब हाइपोथेसिस जो हमने बनाया उसके आधार पे हम अब टी टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे ना, तो साधन लगाएंगे, ठीक है। तो वो उतने दिन हम प्रयास करेंगे, फिर जाकर के उस समस्या का समाधान होगा। तब हम क्या करेंगे, उस टेस्ट पे उसको परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि कितना जो हाइपोथेसिस बनाया था क्या सुधार हुआ कि नहीं। तो पूर्व में क्या स्थिति थी, रिसर्च करने के पश्चात क्या स्थिति है, दोनों में देखेंगे। तो एक डाटा मिलेगा हमें कि पहले मान लीजिए 50 बच्चों में 48 बच्चे अशुद्धि करते थे लिखने में, पहले रिसर्च के पहले, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जो शुद्ध लिखते थे। लेकिन अब पेन सही ढंग से पकड़ाया जा रहा है, बैठाया सही ढंग से जा रहा है, व्याकरण का अलग से क्लास कराया जा रहा है, तो आप देखेंगे जो त्रुटि ज़्यादा हो रही थी अब वो त्रुटि की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब कम होगी तो जैसे आप देखिए 6 बच्चों में मान लीजिए ये त्रुटि हो रही है, उसके पश्चात ये आपका 42 बच्चों में क्या हो रहा है, ये सुधार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। तो अब बहुत बच्चे शुद्ध कहीं ना कहीं लिखने लगे हैं। ये कब किया गया, जब रिसर्च किया गया जिसमें हाइपोथेसिस ऐसा लिया गया। फिर इसी डाटा को क्या करेंगे, हम आंकड़ों की सहायता से समझ पा रहे हैं, प्रदर्शित कर पा रहे हैं कि पहले इतनी त्रुटि थी ज़्यादा मात्रा में, अब त्रुटि की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले 50 में 48 लोग लिखने में त्रुटि करते थे, अब 50 में 6 लोग ही त्रुटि कर रहे हैं, ठीक है। तो वो निर्णय ले पाएंगे कि जो रिसर्च है वो ज़्यादा अच्छा है। रिसर्च करने पे हमें ये पता चला और वो रिसर्च डाटा वेस्ट पे ही पता चल रहा है, आंकड़ों के आधार पर ही प्यारे बच्चों पता चल पा रहा है। समझ में आया सबको ना। अब देखिए ये तो हो गया कार्य, और भी बहुत सारे कार्य हैं लेकिन मैंने मुख्यतः 4-5 कार्य आप लोगों के सामने लिए हुए हैं। उसके बाद है सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी के अगर प्रकार की बात की जाती है तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका जो पहला प्रकार होता है वो होता है आंकड़ों के आधार पर, और दूसरा होता है उपयोगिता के आधार पर। तो आप प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि सांख्यिकी के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। कौन से, आंकड़ों के आधार पर और उसके पश्चात उपयोगिता के आधार पर। तो आंकड़ों के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है
प्राचल सांख्यिकी, जिसको पैरामेट्रिक स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अप्राचल सांख्यिकी, नॉन पैरामेट्रिक आपका स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक। तो प्राचल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो प्राचल सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसके अंतर्गत उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य वितरण वक्र की अभिधारण पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में ही आया नहीं होगा कि सामान्य वितरण वक्र क्या है, अभिधारण क्या है। समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए इसी को बोलते हैं क्या, एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, या इसको बोलते हैं सामान्य वितरण वक्र। अब यहीं पे क्या होता है, संख्याओं का निर्धारण किया जाता है, जिसमें बीच में हमारा मीन होता है और मीन से आधे मान इधर रहते हैं और मीन से आधे मान इधर रहते हैं, और टोटल मान ये 100 होता है, ठीक है। कुछ एरर भी पाया जाता है लेकिन टोटल मान ये 100 होता है। तो 50% मान इधर और 50% मान इधर। इधर प्लस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा में दर्शाया जाता है, इधर -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3 लैम्डा तक मान दर्शाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अध्ययन किया जाता है जो सामान्य वितरण वक्र की अभिधारण पर निर्भर करता है। अगर ये संख्या 30 से अगर ज़्यादा होती है तो सामान्य प्रायिकता वक्र पर दर्शाने में अच्छा रहता है, अगर इससे कम रहता है तो एरर ज़्यादा आता है। तो जिन संख्याओं को कह सकते हैं कि एनपीसी या सामान्य वितरण वक्र पर हम दर्शा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्राचल सांख्यिकी बोलेंगे। समझ में आया सबको। जिनको हम आंकड़ों को क्या करें, इस पे दर्शा सकते हो या निर्भर करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राचल सांख्यिकी के नाम से जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा देख लीजिए, अप्राचल सांख्यिकी। अप्राचल सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसके अंतर्गत उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य रूप से विपरीत न हो, ठीक है। तो कह रहा है जो सामान्य रूप से विपरीत डाटा को प्रस्तुत न करते हों उन्हीं को हम क्या कहेंगे, अप्राचल सांख्यिकी कहेंगे। अगर इस पे ऐसा आ जाए कि 30 से कम हो ना, तो विपरीत हो जाएगा, तब इसको हम दर्शा नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सामान्य रूप से विपरीत नहीं होना चाहिए। तो जितना अधिक डाटा रहेगा उतना अच्छा हम एनपीसी पे उस डाटे को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका प्राचल सांख्यिकी और दूसरा है अप्राचल सांख्यिकी। आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग दूसरे बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर सांख्यिकी की। देख लिया आप लोग। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ये जो प्राचल सांख्यिकी है, जैसे कि हम जिसको एनपीसी पे दर्शा ले रहे हैं, ठीक है, तो मूलभूत से यही जो संख्याओं को अगर निरूपित नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, अप्राचल सांख्यिकी कहेंगे। क्योंकि अगर इसके आधार इसको तो दर्शा लेते हैं, लेकिन अगर इसको नहीं दर्शा पाएंगे, क्योंकि ये मूलभूत रूप से यही कहता है कि इसको दर्शा दिया जाए, लेकिन अगर दर्शा नहीं पाते हैं तो वही क्या कहलाएगा, अप्राचल सांख्यिकी कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्राचल सांख्यिकी है उसको एनपीसी पे दर्शाया जा सकता है और जो अप्राचल सांख्यिकी है उसको एनपीसी पे दर्शा नहीं सकते हैं। नोट कर लें पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब जैसा कि मैंने बताया कि उपयोगिता के आधार पर भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक सांख्यिकी, निष्कर्षात्मक सांख्यिकी और भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। तो वर्णनात्मक सांख्यिकी का तात्पर्य वह सांख्यिकी से होता है जहाँ पर किसी भी संख्या के या किसी भी वस्तु के उसके स्वरूप और व्यवहार का पता लगाया जाता है और जिसके आधार पर उसके तथ्यों की व्याख्या की जाती है आसानी से, ठीक है। तो उसको हम लोग वर्णनात्मक सांख्यिकी के रूप में जानते हैं। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, यहाँ पर निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से जो तात्पर्य ये होता है कि जो हम सांख्यिकी के आधार पर या आंकड़ों के आधार पर जहाँ पर हम किसी भी चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकालते हों या निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी,
वो सांख्यिकी होता है जिसके आधार पर हम भविष्य में कथन करते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये बालक इस तरीके का व्यवहार करेगा, क्योंकि हम आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य कथन करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। अब देखे होंगे कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अनुसंधान कर रहा है, तो अनुसंधान करने के लिए उस बच्चे का क्या करता है या उसके उपलब्धि का ही मान लीजिए एक रिसर्च कर रहा है, तो उपलब्धि का क्रमिक रूप से वैज्ञानिक ढंग से जब उसका अध्ययन कर रहा है तो उस डाटा के आधार पर बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये कहीं ना कहीं हम उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। उसके अचीवमेंट के आकलन के आधार पर ही ये भविष्य कथनात्मक किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब समझते हैं कि सांख्यिकी के पश्चात एक छोटा सा टॉपिक है आंकड़ों का अर्थ या आंकड़े क्या होते हैं। तो सांख्यिकी गणनाओं के लिए गणनाओं का विश्लेषण करने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़े चाहिए होते हैं। जब और आंकड़ों का संकलन हम सांख्यिकी के आधार पर ही करते हैं। और जब हम सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को सब पहले संकलन करते हैं या कह सकते हैं कि इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के पश्चात मैंने आपको बताया कि उसको व्यवस्थित क्रम देते हैं। व्यवस्थित करने के लिए आप आरोही या अवरोही क्रम दे देते हैं। क्रम करने के पश्चात फिर उसको क्लास इंटरवल में विभाजित करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी का निर्माण कर लेते हैं। तभी उन आंकड़ों का आप क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण बना सकते हैं। और वर्गीकरण बनाने के पश्चात उसके समूह का निर्माण कर सकते हैं या सूचीबद्ध करते हैं। फिर जाकर के आप उसका उसी डाटा के आधार पर उसका विश्लेषण कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आंकड़े क्या हैं वो समझते हैं। तो आंकड़ों का अर्थ यहाँ पर उस जानकारी से है जिनका उपयोग सांख्यिकी गणनाओं में करके हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, अर्थात जिसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो आंकड़े क्या हैं, वह जानकारी है जिसकी उपयोगिता सांख्यिकी में की जाती है और उसी के आधार पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आंकड़ा क्या है वो आप जान ही गए। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए कि मान लीजिए एक गणित का परीक्षा हम ले रहे हैं और गणित में तमाम प्रश्नों का निर्माण हमने कर दिया है और उस प्रश्न को हल करके जो वो बच्चा प्राप्तांक प्राप्त करेगा और उसको हम जब एकत्रित कर लेंगे तो वही क्या कहलाएंगे, आंकड़े कहलाएंगे। वो आंकड़े अव्यवस्थित हो सकते हैं या व्यवस्थित आंकड़े के रूप में हो सकता है। तो वो जो उपलब्धि है बच्चे का गणित में वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, आंकड़ा कहलाएगा। समझ में आया इतनी बात ना? ठीक है, जिसके आधार पे हम क्या निकाल पा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। अब जो वो आंकड़े मिला हमें उस गणित के टेस्ट का, जिसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि गणित में ये लड़का बहुत अच्छा है या गणित में ये औसतन है या गणित में ये कमज़ोर है, कौन बता रहा है, वो आंकड़े ही बता रहे हैं कि उस गणित विषय में बच्चे का अचीवमेंट क्या है। ठीक है, तो उदाहरण की सहायता से आप समझ पाए कि आंकड़ा क्या है। चलिए अब आंकड़ों के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो आंकड़ों के प्रकार की जब बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आंकड़े के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, आंकड़ों के मुख्यतः दो प्रकार कौन कौन से, एक तो आपका प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी डाटा और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, तो प्राइमरी या प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो कोई व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं को लिपिबद्ध किया जाता है, वही क्या कहलाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जो उस घटना स्थल पर या उस स्थिति में स्वयं मौजूद होकर के उसको क्या करता है, एकत्रित करता है या फिर उसको लेखनबद्ध करता है, वही आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। देखिए वही चीज़ लिखा है कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी घटना के प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं। मतलब वो प्राथमिक स्रोत के रूप में क्या होगा, उपस्थित होगा।
तो आधारित होते हैं। इस प्रकार के आंकड़े किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार ये आंकड़े को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और ये प्राथमिक आंकड़े काफ़ी विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये किसी से पूछ करके, किसी पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों से देख करके नहीं एकत्रित किए गए हैं, बल्कि वो स्वयं उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वहाँ पर प्राथमिक स्रोत खुद ही मौजूद है, जिसको देख करके उसको क्या कर रहा है, वो लिपिबद्ध या लिखित कर ले रहा है। उदाहरण के लिए आप इसको समझिए कि मान लीजिए कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो इसमें इस समय आप देखे होंगे कि एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, टाइफाइड ना। तो ये दूषित जल से फैलता है। तो आप देखिए कि एक गांव का आपको दे दिया गया समस्या, तो आप प्रतिदिन उस गांव में ये नोट कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बीमार हुआ टाइफाइड से, तो आप उसके घर पे या घर घर जा कर के आप क्या पूछ रहे हैं कि आप बीमार हैं, किस कारण से बीमार हैं, ठीक है। तो उस अगर आपको जा कर के पूछने पर पता चल रहा है और आपने उसको क्या किया कि ये बीमार है, आपने उसको नोट कर लिया, फिर दूसरे घर गए, आपने नोट किया, तीसरे गए, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि गांव में कितने लोग बीमार हैं और वो भी टाइफाइड से, ठीक है। अब जो इस प्रकार का डाटा कलेक्शन किया गया, जहाँ पर प्राथमिक स्रोत क्या है, खुद मौजूद होकर के उसको डाटा कलेक्शन कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक स्रोत बोलेंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी स्रोत क्या होते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों से भिन्न होते हैं। ये पहले आंकड़ों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। द्वितीयक आंकड़े घटना के द्वितीय स्रोत पर आधारित होते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक स्रोत पर नहीं बल्कि द्वितीयक स्रोत पर आधारित होते हैं। ये अच्छा आगे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद समझा देते हैं। यदि आंकड़े पहले से ही किसी के द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए हैं, तो उसके आंकड़ों का स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए, फिर उसी उदाहरण पे आते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक डाटा कलेक्ट किया था। अब मुझे किसी उद्देश्य के लिए अगर वही आंकड़े चाहिए तो मैं जाकर के उनसे आंकड़ा ले लूं ना, मैं जाकर के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम ना करूं, लेकिन जाकर के उनसे जो प्राथमिक स्रोत था उस व्यक्ति से मैं वो डाटा कलेक्ट कर लूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं द्वितीयक स्रोत कहलाऊंगा। या फिर किसी समाचार पत्र से मुझे पता चले, उस गांव का पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता चले, या किसी व्यक्ति से, किसी डॉक्टर से मैं पूछ करके अगर उस डाटा को कलेक्ट कर रहा हूं, तो वो डाटा कहलाएगा द्वितीयक स्रोत कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्राथमिक स्रोत, क्या होता है द्वितीयक स्रोत, ठीक है। तो ये प्राथमिक आंकड़ों से द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, ठीक है। इसके कई तरीके होते हैं द्वितीयक आंकड़े ग्रहण करने के, चाहे आप समाचार पत्रों से, पत्र पत्रिकाओं से, किसी प्राथमिक स्रोत के व्यक्ति से पूछ करके, किसी पर्यवेक्षक से पूछ करके आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा यहीं पे प्यारे बच्चों ना आपका 1-2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आप अंतर भी यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे पहला अंतर मैं बताऊँ, मान लीजिए आप इस साइड लिख दिए हैं प्राथमिक आंकड़े और इस साइड लिख दिया आपने द्वितीयक आंकड़े। तो अगर अंतर पूछा जाए तो पहला अंतर जो देखने को मिलेगा, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, और द्वितीयक आंकड़े कम विश्वसनीय होते हैं, पहला अंतर। प्राथमिक आंकड़े, दूसरा अंतर है कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो आपके मौलिक होते हैं, क्योंकि इसमें प्राथमिक स्रोत क्या होता है, मतलब आधारभूत होता है, फंडामेंटल होता है कह सकते हैं, बल्कि द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो मौलिक नहीं होते हैं, ठीक।
तीसरा जो अंतर देखने को मिलता है कि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने में समय ज़्यादा नहीं लगता है, कम समय लगता है। चौथा अंतर है कि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में अधिक व्यय लगता है या खर्च ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर खर्च बहुत कम लगता है। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में नेक्स्ट अंतर लिख सकते हैं, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में शक्ति एनर्जी ज़्यादा लगती है, लेकिन द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने में एनर्जी कम लगती है। नेक्स्ट आप अंतर ये भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़े जब एक बार प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वो द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं, लेकिन द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो कई बार प्रयोग करने पे वो द्वितीयक ही रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे अंतर आप प्यारे बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया वो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, आंकड़ों का व्यवस्थापन किस तरीके से किया जाता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्यवस्थापन करने के लिए आंकड़ों का 3 विधियां हैं। एक तो साधारण व्यवस्था बोला जाता है, द्वारा इसका आंकड़ों का व्यवस्थापन किया जाता है। दूसरा है आवृत्ति व्यवस्था द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन किया जाता है, और तीसरा है आवृत्ति वितरण द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन करना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला, ये पहला लिखे हैं यहाँ पर कि साधारण व्यवस्था द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन करना, ठीक है। तो साधारण व्यवस्था द्वारा समझ लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था में मापन के द्वारा जो आंकड़े आपके साथ, या कह सकते हैं मूल आंकड़े जो आपके सामने उपस्थित होते हैं, उन आंकड़ों को सबसे पहले हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, और करके उस आंकड़ों को बहुत सरल बना लेते हैं। और ये प्रक्रिया काफ़ी सरल रहती है, जो कहा जाता है साधारण व्यवस्था द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन करना। तो ये व्यवस्थापन करना काफ़ी सरल होता है, लेकिन ये आंकड़ों का व्यवस्थापन तभी हो सकता है या सरल तरीके से हो सकता है जब आंकड़े कम से कम हो। अगर आंकड़े बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे तो इसका व्यवस्थापन करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको व्यवस्थापन करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक 20 विद्यार्थियों का आंकड़ों का विवरण दिया हुआ है, और इसको कह रहा है कि साधारण व्यवस्था द्वारा इसको व्यवस्थित, आंकड़ों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्रम, ठीक है। उसके पश्चात आप लिखेंगे प्राप्तांक, उसके पश्चात आप लिखेंगे यहाँ पे आप जिस क्रम में रखना चाहते हैं, मान लीजिए आरोही या अवरोही क्रम में लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से लिखेंगे। तो किसी भी क्रम में, दोनों क्रम में लिख देते हैं, अवरोही क्रम, उसके बाद आरोही क्रम, ठीक है। समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए, आरोही को हम लोग बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में, और इसको बोलते हैं घटते हुए क्रम में, ठीक है। एक लिख दिए तो आप जान ही गए कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, और उसके बाद ये क्या है, घटते हुए क्रम में है प्राप्तांक। तो कितने हैं मैंने बताया आपको, 20 हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर डाल लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। उसके बाद 19 और 20। पूरा बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? 15 तक ही दिख रहा है ना। चलिए मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, इन संख्याओं को ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ 15 तक दिख रहा है ना, मान लीजिए 15 तक दिख रहा है। उसके बाद मैं इसी में लिख दे रहा हूँ
16, 17, 18, 19 और 20, ये क्रम है, मान लीजिए नीचे है इसके ना, ये लाइनिंग हो गया और ये लाइनिंग हो गया। प्राप्तांक जो भी है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे 36 है ना, उसके बाद 59 है, उसके बाद 40 है तीसरी संख्या, चौथी संख्या 66 है, पांचवी संख्या 42 है, छठी संख्या 55 है, और सातवीं 47, 71, 75, 72, 45, 47, 38 और 60, ये हो गया। उसके बाद 65, 67, 73, 48, 49 और 78। ठीक है, ये संख्या है, पूरा 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से लिखें, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो गया कॉलम। अब क्या करना है इसको, अब इसको घटते हुए क्रम में, घटने का क्रम मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 71, 75, 72 तक है, 78, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 78 है। ठीक, अब उसके बाद कितना दिख रहा है, तो 78 यहाँ से हटा दीजिए, ये हट गया। उसके बाद हमको 75 दिख रहा है, 75 कहाँ पर था, ये था। ठीक है, 75 हो गया। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, 75 के बाद 73 ना, तो हम लिख दिए 73, ये भी हो गया। अब देख लीजिए 72 हो गया। देख लीजिए 72 क्या 2 बार है क्या, नहीं रिपीट नहीं है, लिख दिए इसको भी। 72 के बाद देखिए 71 है, ये भी हट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कौन सी बड़ी संख्या है, 66 के बाद 67 भी है, तो ये 67 बड़ी लग रही है ना। उसके बाद कौन सा है, 66, 67 पहले है, 67, उसके बाद 66, ये हो गया। 65, ये हो गया। 65 से नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं। अब फिर 60 है, 60 हमने लिख दिया, 60 एक ही है। फिर उसके बाद देखिए 59 को लिख दिया। 50 के बाद और देखिए कुछ है, नहीं है ना, ये है 55 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए 49 है, 49, उसके बाद 48 है, 48 को भी लिख दिए। ठीक, 48 हो गया। उसके बाद देखिए 47 है, 47 को भी लिख दिए। 47 हो गया आपका। 47 देखिए 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार लिख देते हैं 47, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, फिर उसके बाद आपका 42 है, 42 को भी लिख दिया गया। उसके बाद 45 भी है, अभी आपका बच रहा है, 45 लिख दिया हमने, फिर 42 लिख दिया। ठीक है, 45 हो गया और 42 हो गया। ठीक, अभी क्या बच रहा है, 40 बच रहा है, 40 भी, इसको भी लिख दिया हमने, 40 हो गया। ठीक, उसके बाद 40 के बाद देखिए 38 बच रहा है,
और कोई संख्या है? तो 38 हो गया और उसके बाद 36 हो गया। देख लीजिए 20 संख्या है क्या? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 20 हो गया। ये क्रम आपका ये हो गया। ठीक, तो ये घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ा लिखा गया, फिर उससे छोटा, 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 फिर घटते घटते देखिए इस तरीके का क्रम आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करिए, आरोही क्रम में कह रहा बढ़ते क्रम में, तो बस इसी का उल्टा लिख दीजिए। तो सबसे पहले 36 है, उससे बड़ा 38 है, उससे बड़ा 40 है, उससे बड़ा आपका 42 है, ठीक, उससे बड़ा आपका 45 है, उससे बड़ा 47 है, फिर 47 है, 2 बार है तो 47 है, फिर उसके बाद 48 है, ठीक है, उसके बाद 49 है, फिर उसके बाद 55 है, फिर उसके बाद 59 है, 60 है, 65 है, 66 है, 67 है, 71 है, 72 है, 73 है, 75 है और 78 है। तो इस तरीके से आप पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण व्यवस्था द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, प्राप्तांक लिख लेंगे और उसके बाद उसको आरोही या अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करने को ही हम क्या बोलते हैं, साधारण व्यवस्था द्वारा व्यवस्थापन कहा जाता है। तो इसको नोट कर लें। मैं थोड़ा सा, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको क्या किया हूँ, इस 2-2 संख्याओं को लिख दिया हूँ। एक तरफ से नीचे लिखते चले जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। देखो प्यारे बच्चों, अब दूसरा जो व्यवस्थापन है वो आवृत्ति वितरण, आवृत्ति व्यवस्था द्वारा आप लोगों का आंकड़ों का व्यवस्थापन है। इसको समझिए, और ये समझने से पहले मैं एक उदाहरण लिया हूँ, लेकिन सबसे पहले ये क्या होता है समझ लीजिए कि आवृत्ति व्यवस्था द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन क्या होता है। तो जब व्यवस्था का मापन किया जाता है तो इसमें जो मूल आंकड़े होते हैं ना प्यारे बच्चों, तो मूल आंकड़ों का हम आवृत्ति के अनुसार उसका व्यवस्थापन करते हैं। और ये व्यवस्थापन उस परिस्थिति में या उस अवस्था में किया जाता है जब एक तो संख्या कम हो, ठीक है, मान लीजिए 30 से 32 से संख्या कम हो, तो हमने 20 ही संख्या लिया है यहाँ पर। एक तो संख्या कम हो और दूसरी कंडीशन ये होती है कि संख्याओं का पुनरावृत्ति हुआ रहता है, मतलब एक संख्याएं 2 या 2 से अधिक बार आई रहती हैं, तब इस व्यवस्था का आयोजन किया जाता है, जिसको हम लोग आवृत्ति व्यवस्था द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आप समझिए प्यारे बच्चों कि आवृत्ति व्यवस्था द्वारा जब वितरण कब करते हैं, जब मापन किया जाता है, मूल प्राप्तांक प्राप्त रहते हैं और वो प्राप्तांक क्या हो, कम हो, और कम के साथ साथ कुछ संख्याओं का पुनरावृत्ति जब होता है तब हम क्या करते हैं, आवृत्ति व्यवस्था द्वारा उसको आंकड़ों का व्यवस्थापन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए कि हम सबसे पहले एक उदाहरण लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है 20 संख्याएं लिखी गई हैं या 20 व्यक्ति हैं जिनका एक परीक्षण के दौरान निम्नलिखित प्राप्तांक प्राप्त हुए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जब आवृत्ति व्यवस्था करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे। ठीक, उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आवृत्ति लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप चाहें तो वही आरोही अवरोही के क्रम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, डाटा तो हम सबसे पहले बड़े से ही लिख रहे हैं। मान लीजिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 60 ही देखने को मिल रहा है, 60 बड़ी संख्या है। ठीक, उसके पश्चात कौन सा बड़ा संख्या है, तो ये 59 ही है, 59।
एक 59 यहाँ दिख रहा है, एक 59 यहाँ दिख रहा है, 60 तो लिख ही दिए हम ना, 59 उसके बाद और कहीं दिख रहा है नहीं, तो 59 2 बार है। ठीक, तो 60 कितनी बार अब आया है, एक बार, और 59 2 बार आया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 59 से 58 है क्या, नहीं है, तब 55 ही सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। तो अब यहाँ पे 55 लिख दिया हम। 55 देखिए कितनी बार आया है, तो मुझे जो देखने में लग रहा है वो एक ही बार आया है यहाँ पे 55 भी। ठीक, अब 52 है, तो 52 एक बार है, एक ही बार है, 52 भी, तो 52 भी हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद देखिए 51 है, 51 एक बार है, एक ही बार दिया हुआ, ये भी एक बार हो गया। ठीक, ये 51 भी हो गया। अब देखिए 50 है, कितनी बार है, तो वो भी एक ही बार देखने में लग रहा है, 50 हो गया। अब देखिए आपका आता है, सॉरी एक मिनट, 50 एक बार ये है और एक बार ये है, 2 बार 50 है। ठीक है, इसको टिक लगा दे रहे हैं, ये भी 50 आपका 2 बार हो गया। अब उसके बाद देखिए ये तो 6 ही है सब, तो 47 एक बार है, 2 बार है, और 47 है कहीं नहीं, तो 47 कितनी बार, 2 बार। उसके बाद 56 है, एक बार, 2 बार, और कहीं दिख रहा है नहीं है। 46 भी 2 बार दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है ना सबको। अब मैं इसी को क्या यहाँ से फिर से कॉलम बना दे रहा हूँ, प्राप्तांक और उसके बाद आवृत्ति का, ताकि आप सब देख पाएँ, नीचे नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 56 तक हो गया। अब देखिए उससे छोटा कौन है, 46 से, क्योंकि 46 तक हो गया, 46 के बाद 45 है, कितनी बार है, एक बार है 45, और एक बार यहाँ है, ये 2 बार है, यहाँ 2 बार लिख दिए। 45 के बाद 38 ही बड़ी संख्या दिख रही है इसमें, तो 38 लिख दीजिए, और कितनी बार है, वो एक ही बार है, 38 एक बार है, हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक, उसके बाद देखिए 36, तो यहाँ पे हमने 36 लिख दिया, कितनी बार है, तो ये 36 एक ही बार है, इसके ठीक सामने लिखते हैं, एक बार। उसके बाद देखिए 35, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 35 कितनी बार आया है, 4 बार। ठीक, तो इस तरीके से प्राप्तांक और आवृत्ति, तो आवृत्ति और प्राप्तांक की व्यवस्था की जाती है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि 20 विद्यार्थियों का क्या है, ये प्राप्तांक है। तो आप जब आवृत्ति को ऐड करेंगे तब आपका 20 आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये क्रम क्या है, ये क्रम जो है प्यारे बच्चों, अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो इस क्रम को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आरोही। अगर इस तरीके से घटते हुए जा रहा है तो इस क्रम को क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हुए को हम लोग क्या बोलेंगे, आरोही, और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम में कहीं ना कहीं हमने प्राप्तांक को रखा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए कि 20 आवृत्तियों की संख्या आनी चाहिए, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 15, 16, 16, 4, 20। तो कुल जो यन मिला आपको ये 20 मिल जाता है। मतलब नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं, 20 हैं। ठीक, तो अब हमको इससे प्राप्तांक से मतलब नहीं रहता है, बल्कि आवृत्ति से मतलब रहता है। मैंने कहा ना कि 20 विद्यार्थियों का प्राप्तांक यहाँ पर दिया हुआ है, मूल प्राप्तांक। तो इसमें कुछ संख्याओं का रिपीटेशन है, तो अगर ऐसे प्राप्तांक को याद करेंगे तो आप गलत हो जाएगा।
इसी आवृत्ति को ही जोड़ दिया जाता है तो हमें मूल प्राप्तांक कितने हैं वो पता चल जाते हैं। इसको बोलते हैं नंबर्स ऑफ आइटम। तो पता चला प्यारे बच्चों, आवृत्ति व्यवस्था द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन किस तरीके से किया जाता है। आपने देखा साधारण व्यवस्था द्वारा, तो पहले जो आंकड़े थे उसका सीरियल नंबर लिख दिया हमने, फिर प्राप्तांक लिख दिया, फिर उसको आरोही या आरोही क्रम में रखना बताया गया था इसके अंतर्गत। दूसरा जो आवृत्ति व्यवस्था के द्वारा है तो उसमें पहले जो नंबर है बड़े या छोटे आरोही या आरोही क्रम में उसको रखते चले जाइए। मेरी तरह से टिक लगाएंगे तो सही आ जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। ये तो मान लीजिए कम संख्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ऐसा, अगर आपको 40 दे दे, 50 संख्या दे दे तो थोड़ा सा समस्या होगा। इसलिए आप ऐसे ही जो भी संख्या हैं वो उसके नीचे एरो करके लिखते चले जाएं। तो जो संख्या लिख रहे हैं आप उसके सामने क्या लिखेंगे, आवृत्ति, कितनी बार वो संख्या दोहराई गई है। तो एक बार आया है। 59 कितनी बार है, 2 बार आया है। 52 कितनी बार है, 1 बार आया है। ऐसे कितनी बार दोहराई गए उसको लिखते चले जाइए। फिर जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, n मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें आप लोग। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा है आवृत्ति वितरण के द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन। तो आवृत्ति वितरण द्वारा आंकड़ों का व्यवस्थापन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, सांख्यिकी आंकड़ों का किसी भी घटना, सूचनाएं और जनसंख्या, इन सब के जो आंकड़े हमें एकत्रित होते हैं तो इन आंकड़ों का वितरण तैयार किया जाता है सबसे पहले, और उस वितरण के आधार पर या कह सकते हैं उन आंकड़ों को सबसे पहले एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करके उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष ये प्राप्त करना चाहते हैं कि आवृत्ति कितना आवश्यक है और कितना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जब आपके पास जो जनसंख्या रहता है उस जनसंख्या का आवृत्ति वितरण का व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसका आकलन सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, इसको एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि आवृत्ति वितरण एक व्यवस्था है जिसमें प्राप्तांकों या आंकड़ों का सारणीयन उसकी आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। आवृत्ति वितरण क्या है, एक तरीके का व्यवस्था है जिसका सारणी, या जब हम सारणी निर्माण करते हैं तो उसके आवृत्ति के आधार पर ही निर्माण किया जाता है कि उसकी आवृत्ति का आकार कैसा है। ठीक है, तो उसके आवृत्ति के आधार पर ही सारणियन का निर्माण किया जाता है। तो आवृत्ति वितरण बनाने की मुख्यतः अगर देखेंगे तो प्यारे बच्चों ये 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, तो पहला है अंकों का विस्तार विधि, और दूसरा है वर्गांतर विधि, और तीसरा है वर्ग आवृत्ति विधि। ये 3 मुख्यतः ऐसी विधियां हैं जिसके आधार पे हम आवृत्ति वितरण का व्यवस्था सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंकों का विस्तार क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी सारणी को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, मान लीजिए कोई सम्यक दिया हुआ है, आंकड़े कह सकते हैं कि आंकड़े जब दिया हुआ है तो उन आंकड़ों का, यही एक क्या है, आंकड़े है। ठीक है, मान लीजिए 18 संख्याएं हैं तो ये क्या है, आंकड़े ही है। तो दिए गए जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का सबसे जो उच्चतम संख्या होता है और जो सबसे न्यूनतम संख्या होता है, इन दोनों के मध्य या अंतर को ही हम क्या कहते हैं, आपका अंकों का वर्ग या अंकों का विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिकतम और न्यूनतम के अंतर को ही क्या कहा जाता है, अंकों का विस्तार कहा जाता है। फैलाव मतलब संख्याओं का कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैलाव है, इसी को हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। इसको अंग्रेजी में हम लोग रेंज कहते हैं, और इसको हम लोग सिर्फ आर से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है
कहीं कहीं आप देखेंगे तो 2 फार्मूले यूज किया जाता है, कहीं कहीं एक ही फार्मूला किया जाता है। जैसे रेंज बराबर अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, ठीक है। यही क्या होता है, आपका फार्मूला होता है रेंज निकालने का। इसको हम लोग बोल सकते हैं R = R1 माइनस R2। R1 यहाँ पर क्या है, अधिकतम संख्या है, और R2 क्या है, न्यूनतम संख्या है। अगर ये निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका अंकों का विस्तार, फैलाव कितना है ये आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने एक संख्या रखा हुआ है जिसमें मैंने कहा कि 18 कुल संख्याएं हैं, अब इसका मुझे रेंज निकालना है, अंकों का विस्तार कितना है, फैलाव कितना है, वो निकालना है। तो ये मान लीजिए कि 97, 86, 66, 70, 77, 75, 60, 65, 54, 98, 69, 95, 71, 81, 55, 62, 73, 99, यही संख्या दिया हुआ है। अब याद करना है आपको क्या, रेंज। तो सबसे बड़ी संख्या देखने में क्या मिल रहा है, 99। तो R बराबर 99 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 54, और 54 से छोटा है कोई नहीं, तो -54, ठीक। तो R बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 45। यही इसका क्या हो जाएगा, अंकों का विस्तार। यही क्या है, अंकों का फैलाव, यहाँ तक अंक कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, ठीक। तो एक तो तरीका ये होता है अंकों का विस्तार निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका देख लीजिए। बस इसी संख्या में क्या, इसी फार्मूले में क्या रहता है, +1 जुड़ा रहता है, ठीक है। तो पहला फार्मूला वो और दूसरा फार्मूला ये, तो नोट कर लीजिए बच्चों ताकि आप निकाल सके आसानी से, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले। अब प्यारे बच्चों उसके पश्चात है वर्गांतर। जब किसी वितरण को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार समान रूप से उसके खंडों में विभाजित कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्गांतर कहलाता है, ठीक है। तो वर्गांतर निकालने के लिए प्यारे बच्चों ये तो हो गया कि समान रूप से क्या किया जाता है, जब उसको खंडों में विभाजित कर देते हैं तो वह वर्गांतर कहलाता है, ठीक। लेकिन ये वर्गांतर निकलता कैसे है, बनता कैसे है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए वर्गांतर जो निकलेगा वही विस्तार के आधार पे ही निकलेगा। विस्तार जब हम निकाले थे, रेंज निकालने के लिए क्या किए थे, 99 माइनस 54 जब किए थे तो कितना आया था आपका, 45 आया था, यही ना। तो अब जब हम आकार निकालेंगे या वर्गांतर निकालेंगे तो यही क्या हो जाता है, जो रेंज होता है, रेंज बटे हम अपने से वर्गांतर का आकार निर्धारित करते हैं। तो रेंज CI बराबर होता है रेंज अपॉन CI का आकार, ठीक है। CI का आकार कितना का होगा वो अपने से मान सकते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप चाहेंगे प्यारे बच्चों तो आप 3 का आकार बना सकते हैं, 2 का आकार बना सकते हैं, या कह रहे हैं ना, इसको बताया ना कि 2 के खंडों में भी समान रूप से बांट सकते हैं, या फिर 3 के समान खंडों रूप में बांट सकते हैं, 5 को समान खंडों के रूप में बांट सकते हैं। इसी प्रकार से 10 का, 15 का, 20 का समान खंडों के रूप में बांट सकते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो जैसे R कितना है, 45, हम बांटना चाह रहे हैं मान लीजिए 5 के समान खंडों के रूप में। CI का आकार हम कितना चाहते हैं, 5 चाहते हैं, ठीक है। तो 5 9 45। अब 9 जो आया है वो आपका CI का आकार की लंबाई होगी, ठीक है। उतना लंबा ये CI बनेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। 9 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और मेरा जो वर्गांतर का आकार है वो 5 है। ये 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो बनाते हैं फटाफट, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, फिर यहीं पे बनाएंगे।
वर्गों का आकार। अब देखिए हमने क्या किया, वर्गों का आकार निर्धारित करने के लिए ये ले लिया। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ से ले रहे हैं जो कि 99 हमारा आ जाए। तो अगर 95 से लेंगे 100 तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा 5 का अंतराल मिल जाएगा, ठीक है, 95 से 100 तक का। अब उसके पश्चात जो बनेगा 90 से 95, ठीक है, 85 से 90, ठीक। उसके बाद 80 से 85, उसके पश्चात है 75 से 80, ठीक है। उसके पश्चात आपका हो जाएगा 70 से 75, उसके पश्चात हो जाएगा 65 से 70, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, अभी 2 और बनेगा। उसके पश्चात हो जाएगा आपका 60 से 65 और 55 से 60। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब देखिए 9 संख्याएं आपका क्या आ गया, लंबाई आ गई इसकी, और सबका अंतराल कितने का है, 5-5 का है, ठीक। तो ये CI प्यारे बच्चों इसी तरीके से बनता है। आप चाहें तो एक CI का स्वरूप ये भी होता है, जैसे 94 से 99 बना लीजिए, 89 से 94 बना लीजिए, ठीक है, 84 से 89 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है 79 से 84 हो जाएगा, उसके बाद 74 से 79 हो जाएगा, उसके पश्चात 69 से 74 हो जाएगा, 64 से आपका 69 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके पश्चात देखिए 59 से 64 हो गया और 54 से 59 हो गया। इस तरीके का भी वर्गांतर आपका बनता है, ठीक। ये दो। अब देखिए यहाँ से सबसे कम संख्या क्या है, सबसे कम संख्या आपका 54 ना, तो 54 से 59 तक की संख्याएं जितनी आएंगी वो उसमें रख सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ उसके, क्योंकि इसके पश्चात एक और हेडिंग था ना, उसके अंतर्गत ले लेंगे। अभी देखिए तीसरा क्लास इंटरवल जो शुद्ध रूप से बनता है, तो ये क्लास इंटरवल बनाने का 3 तरीका होता है प्यारे बच्चों, तो आप तीनों तरीका समझ लीजिए। अंतर सबका 5 का ही है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 94.5 से लेकर के 99.5, ठीक है। तो ये 90 आपका हो जाएगा, उसके पश्चात 89.5 से लेकर के 94.5, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे 84.5 से लेकर के 89.5। इस तरीके से भी एक क्लास इंटरवल आपका बनता है प्यारे बच्चों, तो आप उसको भी क्लास इंटरवल बना सकते हैं। आपको ज़रूरत वाला जो क्लास इंटरवल रहता है एजुकेशन में सबसे ज़्यादा, वो इसी तरीके का क्लास इंटरवल पूछा जाता है या दिया रहता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये 3 तरीके का आप समझ गए। अब फटाफट एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो तीसरी हेडिंग कह रही थी प्यारे बच्चों कि आपने क्या क्या पढ़ा था, वो वर्ग आवृत्ति ना, तो ये वर्ग हो गया, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए 94 से 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 97 आएगा, ठीक है, 99 आएगा, 2 ही संख्याएं हैं क्या, 98 भी आएगा, और कुछ दिख रहा है 94 से इसके बीच में 95 भी आएगा। तो 1 2 3 और 4, ये 4 संख्याएं। 89 से
94 तक कितनी संख्याएं आएंगी? 89 से ना, तो इसको देख लीजिए, कोई संख्याएं नहीं है क्या? तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके पश्चात देख लीजिए 89 के बीच में 81 हो गया, 86 है, 84 से 89 ना, 81, 86 और 80 से रिलेटेड है नहीं, मतलब 2 संख्याएं हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 79 से 84, 79 से 84, एक भी संख्या नहीं है क्या? एक भी नहीं है यहाँ पे भी, ये 0 हो जाएगा। 74 से 79 देखिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, ये 3 संख्याएं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 69 से 74 के बीच में, 69 से 74, 74, 74, 60, ये 70 हो गया, 71 हो गया, ठीक है, 71 हो गया, 70 हो गया, ये 2 ही संख्याएं आ रही हैं क्या? 2 ही है, तो ये 2 हो गया। 64 से 69 के बीच में, 64 के बीच ये हो गया और ये हो गया, 2 संख्याएं, ठीक है। 59 से 64, तो 60 आ जाएगा और 60 हो गया, और कुछ दिख रहा है? नहीं है, ये है 69 ना, तो 1 मिनट, इसमें ही होगा ना, तो 3 संख्याएं इसमें हो गई, ठीक, 1 इसमें हो जाएगा, 60 वाला, ठीक। नहीं, इसमें भी 2 होगा, लेकर के 62 तक ना, तो ये 2 संख्याएं इसमें हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए 1 और ये 2, और भी कोई संख्या बच रहा है क्या? नहीं, 2 गिन लीजिए, 4 2 6, 6 2 8 और 8 3 11, 11 3 14, 15 16 17 18, कुल संख्याएं कितनी थी? 18 थी, तो n कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का निर्माण हो गया बच्चों। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये क्लास इंटरवल होगा, फिर वर्ग विस्तार आपका, वर्ग आवृत्ति आपका इस तरीके से निर्धारित किया जाएगा। इसी डाटा में देखा जाएगा कि कौन सी आवृत्ति किस में आ रही है, किस वर्ग में आ रही है, उस तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे तो ये पूरा संख्या आपको मिल जाएगा। हो सकता है बोर्ड आपको साफ रूप से नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो फिर एक बार देख लीजिएगा, ये है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों का ये बनेगा, ठीक है। तब जाकर के आप इन्हीं आंकड़ों का क्या करते हैं, प्रयोग अन्य जगहों पर करते हैं। आपको किताबों में इसी तरीके से आंकड़े मिले रहते हैं, जो कि संकलित किए जाते हैं, संकलित करने के पश्चात उसको व्यवस्थित किए जाते हैं आरोही अवरोही क्रम में। व्यवस्थित करने के पश्चात आवृत्ति का वितरण किस तरीके से है वो किया जाता है ना। फिर उसके बाद वर्ग आप देख रहे हैं कि बना, CI बना, विस्तार पहले बना, फिर उसके बाद CI का आकार बना, फिर उसके बाद उसका विस्तार, ये आवृत्ति का विस्तार बना। तब जाकर के कहीं ना कहीं
सवाल जब आपके दिए जाते हैं तब उन सवालों को आप क्या करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन सब कुछ लगाते हैं। तो इसके पहले आपको क्या करना रहता है, संकलित आंकड़ों को इस तरीके से एकत्रित करना रहता है प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बातें नहीं समझ में आई होंगी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों। इसको पूरा नोट कर लें आप लोग, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लें, तब समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा।